स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं पूरी कंप्लीट साइंस के 41 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इन 41 एमसीक्यूज में से मैं आपको दावा कर सकता हूं कि 3 से लेकर 4 एमसीक्यूज तो आपके एग्जाम में सीधा आने वाले हैं, और बाकी के जो एमसीक्यूज है वो घुमा फिरा के, थोड़ी भाषा बदल के, वैल्यूज बदल के आएंगे, लेकिन आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले दो बातें करना चाहूंगा। पहली बात कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से उसके बारे में सोचिएगा, न्यूमेरिकल है तो बनाइएगा, और फिर वीडियो को प्ले करके देखिएगा कि आपने उसका आंसर सही सोचा था कि नहीं। और कमेंट लास्ट, जब वीडियो एंड हो जाएगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनमें से कितने सवाल आपके सही हुए, ईमानदारी से। सेकेंड, 9th के लिए बहुत सारे लेक्चर्स टीचर्स ने, ऑब्वियस सी बात है, वन शॉट तो पहले डाले ही हुए थे, लेकिन और बहुत सारे यूजफुल लेक्चर, जैसे कि मैंने अभी हाल ही में एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी टीचर्स भी 9th के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं, उनको भी गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, विराट वॉज लर्निंग अबाउट टाइनी एटम्स एंड दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल इज। देखो, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, सवाल देखा जाए तो शुरू यहां से हो रहा है, उससे पहले कुछ स्टोरी टेलिंग है। तो स्टोरी टेलिंग को देख के अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है। कभी कभार स्टोरी टेलिंग काम की होती है, कभी कभार नहीं। जैसे इस केस में ऊपर वाली लाइन किसी काम की नहीं है, आपसे स्मॉलेस्ट एटम पूछा हुआ है, और हमारे केमिस्ट्री का स्मॉलेस्ट एटम, मतलब स्मॉलेस्ट एटम जो है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके बाद एक ट्रॉली है जो कि इंक्लाइन द प्लेन जा रही है, और उसका एक्सेलरेशन आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में देखते हैं, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है या नहीं है। आपको इसकी वेलोसिटी पता नहीं है, अगेन वेलोसिटी आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही पता नहीं है, तो कन्वर्जन की जरूरत लग नहीं रही है। आफ्टर 3 सेकेंड, टाइम आपको दे रखा है 3 सेकेंड, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड कह लीजिए या सेंटीमीटर पर सेकेंड कह लीजिए, है आफ्टर द स्टार्ट, यानी स्टार्ट से पहले की। ठीक है जी, ठीक है जी। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो एक्सेलरेशन जब भी बोलते हैं आफ्टर स्टार्ट, तो मतलब वो 0 होता है, अब वो चाहे सेंटीमीटर पर सेकेंड में हो चाहे मीटर पर सेकेंड में हो। एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी। आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा सकते हो, बात एक ही है। एक्सेलरेशन हमारे पास है 2, टाइम हमारे पास है 3, ये हमारे पास है 0, तो मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाती है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी आ जाती है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आंसर यहां से हो जाता है हमारे पास बी। चलिए, When you travel 40 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, आप 40 किलोमीटर जाते हो ईस्ट की तरफ, 40 किलोमीटर चलते हो ईस्ट की तरफ, एंड आप चलते हो 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, यानी वापस आते हो 10 किलोमीटर चलते हो वेस्ट की तरफ। तो ऑब्वियस बात है, आपने शुरुआत यहां से की थी, आप 40 किलोमीटर गए ईस्ट और 10 वापस आए, तो ये कितना हो गया हमारे पास 30 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? 30 किलोमीटर हो गया। अब 30 किलोमीटर दो ऑप्शन में, टूवर्ड्स ईस्ट है या टूवर्ड्स वेस्ट है। ऑब्वियसली बात है, अगर उसने यहां से शुरू किया है तो इधर की तरफ चला है वो ईस्ट, और जो कि ज्यादा चला है और वापस कम आया है, तो ऑब्वियसली बात है 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अगर इसी में डिस्टेंस पूछा होता तो दोनों ऐड हो जाते और 40 प्लस 10 आंसर है 50 हो जाता। चलिए ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मास नंबर 23 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है। सबको पता है कि मास नंबर किसके बराबर होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। वो अलग बात है कि अगर एक एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन्स हैं वो बराबर होते हैं। अब मास नंबर हमें क्वेश्चन में 23 दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हमारे पास है वो हमें निकालने होंगे, बिकॉज प्रोटॉन ही डिसाइड करता है किसको? एटॉमिक नंबर को। और यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें क्वेश्चन में 12 गिवन है, तो प्रोटॉन हो गए हमारे पास 23 माइनस 12 विच इज 11, तो हमारे पास 11 प्रोटॉन आ गए। जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। डन, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब यहां पे ना अक्सर बोर्ड्स में या 9th में, 11th में, 12th में अक्सर ऐसा होने लग गया है कि जो नॉट है या इनकरेक्ट है वो बोल्ड्स में गिवन आने लग गया है, क्योंकि उनको लगता था कि बच्चा इस पर ढंग से फोकस नहीं करता है। बट जरूरी नहीं है कि बोल्ड में लिखा है, तो प्लीज क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी के ऊपर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यस,
अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, हमें तो गलत चुनी है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, गैसेस के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेस ऑन, ऑब्वियस बात दोनों तो सही हो नहीं सकते, और यहां पे लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी बढ़ती है गैसेस के टेम्परेचर को बढ़ाने पे, ये गलत है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये भी बात सही है, सॉलिड्स की कोई सॉल्युबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप प्रेशर को चेंज करते हो, टेम्परेचर पे तो पड़ता है, प्रेशर पे नहीं पड़ता। तो ये स्टेटमेंट गलत है, जो कि हमारा आंसर भी हो जाता है। A stone is thrown vertically upward direction with velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, एक पत्थर को 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका गया। If the acceleration of the stone during its motion is, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन प्लस में होता है या माइनस में होता है? ये बहुत गलती करते हैं बच्चे। जब एक पत्थर को या किसी भी चीज को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती है, जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में होता है। ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। इस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, दे भी रखा है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और जहां ऊपर रहे हो तो माइनस आएगा। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, पत्थर कितनी हाइट कवर करेगा? अब जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो सबको पता होना चाहिए उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो हमें हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट को पहले कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पे मैं लगाऊंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as की इक्वेशन। अब फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 10 है, सॉरी 5 है, 5 का स्क्वायर है, एक्सेलरेशन मेरे पास -10 और मुझे s निकालना है। तो ये मेरे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास 25 आ जाएगा और ये मेरे पास 20 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास s आ जाएगा 2.5 अपॉन में 2 विच इज 1.25। तो यहां से जो हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ गया वो 1.25 मीटर आ गया। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो 1.25 मीटर सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन में है, तो ए आंसर हो सकता है डी, क्योंकि टाइम भी बोला है कितना समय लगेगा। अब यहां पे अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा दूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 से फेंका गया था, 5 से फेंका गया था सॉरी, और एक्सेलरेशन हमारे पास -10 है। अब ये इधर जाएगा तो 5 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो यहां से टाइम हमारे पास आ जाएगा 0.5 सेकेंड। तो कुल मिला के आंसर ए हो जाता है। आई होप आप लोगों का भी ए ही आंसर आया हो। प्यारा सवाल है, चलिए ठीक है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2S। अब मैं ना आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूं मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, ये समझाने के लिए। पहली बात है, सारे सवाल हमारे ऑफलाइन में बच्चे जो है उनके एग्जाम में आए हुए सवाल है, एमसीक्यूज। अब सुनने वाली बात यह है कि कई क्वेश्चंस में एटॉमिक मास गिवन है एटम्स का, कई क्वेश्चंस में गिवन नहीं भी है। जैसे इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन और सल्फर का मास गिवन नहीं है, तो आपको अपने स्कूल में पूछना होगा, और अगर वो कोई क्लियर आपको आंसर नहीं दे रहे हैं तो आपको याद कर लेना चाहिए। वैसे भी हायर क्लासेस में आपको काम आएगा ही आएगा, है ना। तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है और सल्फर का होता है 16। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, इनटू में 2 हाइड्रोजन है, और सल्फर का होता है 16 इनटू में 2, यानी कि 32 होता है टोटल। सल्फर का टोटल मास जो होता है वो 32 होता है, यानी कि 16 होता है, और 16 का डबल होता है। और हाइड्रोजन का तो ये आ गया 2 प्लस में 32 विच इज 34, म्यू में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर बी आ जाएगा। ठीक है जी। सल्फर का 16 यानी 16 एटॉमिक नंबर होता है, हमें यहां पे मास चाहिए होता है, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास कहीं ना कहीं मास नंबर के थोड़ा बहुत करीब होता है, कभी कभार बराबर भी होता है, बट वो दोनों सेम बातें नहीं है। मास नंबर अलग चीज है, एटॉमिक मास अलग चीज है, ठीक है। इसके बाद इफ द साइड्स ऑफ अ क्यूब आर डिक्रीज फ्रॉम, एक क्यूब था हमारे पास जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर थी, आपने उसकी साइड को 4 सेंटीमीटर कर दिया हथौड़े मार मार के, यानी आपने उसके सरफेस एरिया को, उसकी वॉल्यूम को कम कर दिया, ठीक है। देन सबमर्ज्ड इन वाटर, फिर उसको पानी में डाला गया। व्हाट विल हैपन टू द बायोन फोर्स एक्सपीरियंस बाय द क्यूब कंपेयर टू व्हेन इट हैड 5 सेंटीमीटर साइड, यानी अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब उसको पीट के छोटा किया गया होगा, उसका मास तो सेम रहा होगा, मास में तो कोई बदलाव नहीं आया होगा, कॉमन सेंस। तो इसकी साइड 5 सेंटीमीटर थी, इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। अब हम सब ने पढ़ रखा है कि जो बायोन फोर्स होती है वो साइज यानी सरफेस एरिया यानी वॉल्यूम कम होने पे कम होती है, वो वॉल्यूम यानी सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पे आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऑब्वियस बात है कि साइज कम हो गया,
जिसकी वजह से बायोन फोर्स कम हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है। अब मास तो उतना ही है बिकॉज आपने हथौड़े मार के बस चपटा किया उसको, लेकिन वॉल्यूम जो है वो कम हो गई है। वॉल्यूम क्योंकि साइड कम हो गई है, वॉल्यूम कम हो गई है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो उसके डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कैसे मर्जी समझ सकते हो, आंसर सेम आएगा। बायोन फोर्स सेम रहेगी, बायोन फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, नहीं, बायोन फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, बायोन फोर्स विल बी जीरो। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। ठीक है जी, चलिए एजर्शन रीजन। ऑल नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मतलब अकेले रहने वाली, हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गए, ये सब अकेले रहते हैं। हाँ, क्योंकि स्टेबल होते हैं, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं ताकि ये डायमराइज, डायमराइज का मतलब दो लोग जुड़ जाएं, जैसे कि O2 N2 Cl2, है ना। और ना ही ये अपने साथ ओजोन की तरह थी, यानी आपस में रिएक्ट नहीं होता क्योंकि स्टेबल है। इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनका आउटर मोस्ट शेल पूरा भरा हुआ है। तो एजर्शन तो सही है। रीजन में लिखा हुआ है नोबल गैसेस आर हाईली स्टेबल। नोबल गैसेस जो है वो हाईली स्टेबल है और वो किसी के साथ जुड़ के डायमराइज या पॉलीमराइज नहीं होती हैं। बिल्कुल सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। डन है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। When you jump on a concrete surface, your feet hurt more है, ये मोर लिखा हुआ ये। Then you jump on the sand, कह रहे हैं अगर आप छलांग मारोगे तो मिट्टी पे आपको कम चोट लगेगी, लेकिन कंक्रीट की दीवार पे आपको या कंक्रीट के फ्लोर पे आपको ज्यादा लगेगी। ऑब्वियस सी बात है। न्यूटन जी का कौन सा लॉ है यहाँ पे, सेकेंड लॉ। न्यूटन जी, ये सेम सवाल है कि भैया एक विकेट कीपर हाथ को पीछे क्यों ले जाता है, लॉन्ग जंप मारते वक्त गद्दे क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि न्यूटन जी का सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ जाता है जब आप गद्दे या मिट्टी पे गिरते हो, क्योंकि आप धीरे धीरे रेस्ट पे आते हो। लेकिन कंक्रीट या रिजिड सरफेस पे गिरते हो तो मोमेंटम एकदम से चेंज होता है, जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा लगती है। तो एजर्शन तो सही है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड, अरे पहली बात तो थर्ड लॉ यहां कोई काम ही नहीं है, ऑफ मोशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोलोज, और ये गलत भी लिखा हुआ है। तो रीजन यहां पे बिल्कुल गलत है, एजर्शन यहां पे बिल्कुल सही है। ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर आपने सारे ग्राफ पढ़ रखे हैं तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ग्राफ अब यहां से भी शुरू हो सकता है, यहां से भी शुरू हो सकता है, यहां से भी शुरू हो सकता है, लेकिन वो रहेगा स्ट्रेट लाइन और उसके पास कुछ स्लोप होगा। स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड तब होता जब रिटार्डेशन होता। डाउनवर्ड तब होता जब रिटार्डेशन होता, यानी वेलोसिटी कम हो रही होती। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, नहीं जी नहीं, तो आंसर है ए। ठीक है। A stethoscope utilizes the principle of which of the following। स्टेथोस्कोप याद है, स्टेथोस्कोप साउंड चैप्टर का वन शॉट अगर देखा हो तो स्टेथोस्कोप में रिफ्लेक्शन, यहां से साउंड शुरू करती है और रिफ्लेक्शन करके आधी इधर आधी इधर, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वहां पे काम आती है। तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन वर्ड गलत है, ये वर्ड आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं होंगे, बट हम ये 10th क्लास में जानेंगे। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन अलग फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन अलग है, तो हम सब जानते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यहां पे आंसर सही है। रिवर्बरेशन थोड़ा अलग चीज होता है। एक बड़े से हॉल में, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी हूं, साउंड थोड़ा सा गूंजती है, जैसे शायद आज आवाज गूंज रही होगी क्योंकि मैं इसको स्टूडियो से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, क्लासरूम से कर रहा हूँ। ऑल्दो हमने इस माइक में थोड़े फिल्टर वगैरह लगा दिए, बट फिर भी थोड़ा सा आपको बदलाव महसूस हो रहा होगा, तो वो होता है रिवर्बरेशन। ठीक है ना, बेसिकली। चलिए, Which of the following statement about the electron is incorrect? इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है? आप देखो, पहली बात तो यहाँ पे कोई बोल्ड नहीं कर रखा है, कैपिटल में नहीं लिखा हुआ है। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, सही है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, गलत बात है। इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रॉन से बहुत ज्यादा हल्का होता है, तो ये आंसर लग रहा है। ये हर एक एटम में होता है और ये कैथोड रेज में भी होता है। ये सारी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट गलत है, जो कि हमारा ये आंसर भी हो जाता है। डन, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? हो सकता है कुछ बच्चों को फॉर्मूले याद भी हो गए हों, बट आपको याद नहीं करने हैं 9th क्लास में, आपको तो फॉर्मूले बनाने हैं। सोडियम के लिए Na हो गया और कार्बोनेट के लिए CO3 हो गया। इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया Na2CO3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया Na2CO3, मैच कर लो, Na2CO3, लो जी लो, लो जी लो।
अब आपको हो सकता है इतने बार आपने ये कर ली हो कि आपको याद भी हो, जैसे 10th क्लास तक आते आते बेसिक फॉर्मूले जितने भी हमने डिराइव किया 9th क्लास में सारे आपको याद ही हो जाएंगे। आप इंटेंशनली याद करोगे नहीं, हाँ कुछ के इंटेंशनली भी याद करोगे, बट मोस्टली आपको याद हो जाएंगे, ये है बात, ठीक है ना। चलो, बड़ा प्यारा सवाल है, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। व्हाट डज द स्टेटमेंट 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास सिग्निफाई? 10% ग्लूकोज इन वाटर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज होगा। अब अक्सर बच्चे सोचते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम वाटर में होगा, नहीं, ऊपर आता है मास ऑफ सॉल्यूट कंसेंट्रेशन में, नीचे आता है मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो हमें टोटल सॉल्यूशन का मास 100 चाहिए, यानी 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्लस वाटर इनटू में 100, लेकिन ऑप्शन में वाटर का मास है। तो अगर 10 ग्राम ग्लूकोज का है और टोटल 100 लेना है तो 90 पानी लेना होगा, ताकि 90 और 10 मिलके 100 हो जाए। तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिसॉल्व करना होगा 90 ग्राम ऑफ वाटर में, ये सही है। हाँ, 20 ग्राम लेते तो ऑब्वियस सी बात है 180 ग्राम में करना होता, ताकि 180 ग्राम पानी हो जाता, उसमें 20 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज हो जाता, इनटू में 100, तो भी सही होता। अगर यहाँ पे 20 और 180 लिखा होता तो भी सही होता, पर अभी के लिए फिलहाल ये आंसर सही है, बिल्कुल ठीक है। इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, यानी पानी की तीनों स्टेट, आइस हो गया, वाटर इटसेल्फ हो गया, लिक्विड फॉर्म हो गया, या फिर भाप हो गया, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर सेम रहती है, H2O H2O रहता है, पानी पानी रहता है, वो उनकी अलग अलग फिजिकल स्टेट्स हैं, तो रिमेन सेम, ये सेम स्टेट में रहता है। हाँ, उनके मॉलिक्यूल्स H2O के बीच में दूरी बढ़ जाती है, पास आ जाते हैं, दूर चले जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल कॉम्पोजिशन ऑफ H2O पानी जो है वो सेम रहता है, ठीक है। 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार्स। आइसोबार्स कौन होते हैं? आइसोबार्स का एग्जांपल अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आर्गन और कैल्शियम, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो अलग होता है, लेकिन उनका जो मास नंबर होता है वो सेम होता है। उनका एटॉमिक नंबर जो है वो अलग होता है, लेकिन मास नंबर सेम। लेकिन यहां पे ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं, क्या? दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, सरासर गलत है। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी गलत है। जिनका एटॉमिक नंबर अलग होगा उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी अलग होंगे ही होंगे। दे हैव, मतलब अगर वो आयंस नहीं है तो, दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये बात भी गलत है। ये किसने बोला आपको कि उनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे? ये भी गलत है। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन पे यस लिखना कि नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव तो फिर भी अलग बात है, लेकिन नन ऑफ दीज पे ना कभी फील नहीं आती है कि ये आंसर हो सकता है। नन ऑफ दीज एक नेगेटिव वर्ड है, बट इसका आंसर नन ऑफ दीज है ना भाई? चलो आप, which of these involves the conversion of kinetic energy to potential energy? बहुत प्यारा सवाल है। इनमें से बड़ा सिंपल है लेकिन प्यारा है। इनमें से कौन काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। और हमारे सिलेबस में 9th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी तब बनती है जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाते हो। तो इसका मतलब है आप कहीं ऊपर जा रहे होगे। वैसे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, बट 9th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है। अ पर्सन डाइविंग इनटू अ पूल, गलत बात है। अ पर्सन ग्लाइडिंग इन द एयर विद द हेल्प ऑफ पैराशूट, गलत बात है। अ पर्सन स्लाइडिंग डाउन, पानी में नीचे आ रहा है, ये भी गलत बात है। अ पर्सन राइडिंग ऑन अ मोटर बाइक, और वो एक ब्रिज के ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ऑल दो जहां पे बाइक इन्वॉल्व है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का काम नहीं होगा, क्योंकि यहां पे बाइक इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे केमिकल एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी, मैकेनिकल एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी, बट ठीक है, ये बेस्ट आंसर है, ठीक है। एजर्शन रीजन, एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3। जिसको एटॉमिसिटी नहीं पता, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के एलिमेंट के, उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। तो एटॉमिसिटी ओजोन की O3 है, और ऑक्सीजन का फॉर्मूला आप सबको पता है, तो उसकी 2 है। सही है, बिल्कुल सही है। एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूएंटिंग अ मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी का मतलब है उसके मॉलिक्यूल में कितने एटम है। तो कहीं ना कहीं ये सही रीजन भी दे रहा है। वैसे रीजन में ये होना चाहिए था कि ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है और ऑक्सीजन का O2 होता है, तो बट ये रीजन भी है। अब आप ऐसा कोई बच्चे सोच रहे होंगे रीजन
एक्सप्लेनेशन ढंग की नहीं है और कहीं सोच रहे होंगे है। दोनों प्रकार के आंसर आ रहे होंगे। कमेंट सेक्शन पे अपने व्यूज भी जरूर दीजिएगा। बट यहां पे मैं ये, क्योंकि हमारे 9th क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेनेशन सही है, मतलब रीजन जो है वो एजर्शन की अच्छी एक्सप्लेनेशन है। हाँ, ये लिखा होना चाहिए था कि ओजोन का फॉर्मूला O3 है, बट इतना लिखते नहीं है, तो ठीक मान के चलेंगे अभी। चलिए, हाँ, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज F if masses of both the objects are halved without changing the distance। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कैपिटल G, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। सही है। अब वो कह रहे हैं मास को आधा आधा कर दिया है। अब G तो चेंज होता नहीं है, इसका मास भी हाफ कर दिया है और इसका मास भी हाफ कर दिया है। ठीक है, अब D तो सेम रखा हुआ है, तो हाफ और हाफ 1/4 आ जाएगा भार बन के, है ना भाई। ये 1/2 बन के 1/4 भार आ जाएगा और अंदर बच जाएगा G। ये तब करना है जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। एमसीक्यू में तो खैर सीधा ही पता आपको, अगर दोनों मास हाफ हाफ किए हैं तो जो नई फोर्स है वो भी 4 टाइम्स, क्योंकि हाफ इसका हाफ इसका, तो 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो यहां पे दिख भी रहा है कि जो नई वाली फोर्स है वो पुरानी वाली फोर्स से 4 गुना कम हो जाएगी। तो आंसर ए हमारे पास आ जाएगा। प्यारा सवाल है। चलिए, अब बिल्कुल सिमिलर सा सवाल है, एक बार आप ट्राई करोगे जल्दी से प्लीज। ईमानदारी की बात है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको पता है, मतलब यूट्यूब पे सब कुछ ईमानदारी होता है। तो जल्दी से आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए टाइम स्टैम्प के साथ, जो कि 21-22 मिनट के आसपास है। जल्दी से लिख दो। वीडियो को पॉज कर दो, लाइव क्लास तो है नहीं, वीडियो को पॉज कर दो फिर लिखो। डन, लिख दिया। चलो आओ। टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इफ द मास ऑफ ईच ऑफ द टू पार्टिकल इज डबल। इस बार हाफ नहीं किया है, इस बार डबल किया है, कीपिंग द डिस्टेंस कांस्टेंट। तो इस बार अगर डबल किया है तो ओरली आप समझते होंगे कि भैया G तो सेम है, इस बार डबल कर दिया, हर एक मास को डबल कर दिया, डबल 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 कर दिया भैया, तो 2 × 2 4 टाइम्स हो जाएगा इस बार, है ना भाई। तो आई होप आप सभी ने 4 टाइम्स लिखा हो। चलिए ठीक है। एन ऑब्जेक्ट जिसका वजन 10 न्यूटन है हवा में उसको नापा तो 10 न्यूटन आया। फिर हमने उसको पानी में डाला, तो पानी में डालने के बाद उसका वजन 2 न्यूटन आया। आप सब जानते हैं क्यों आया, क्योंकि उसके ऊपर बायोंड फोर्स लगी होगी। और बायोंड फोर्स उसके ऊपर कितने की लगी होगी? 10 वो बाहर दिखा रहा था, 8 वो अंदर दिखा रहा है। इसका मतलब उसके ऊपर जो बायोंड फोर्स लग रही होगी वो 2 न्यूटन की लग रही होगी। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल जी क्या कहते हैं? मन में आर्किमिडीज जी का प्रिंसिपल दोहराओ। अरे दोहराओ, मन में आर्किमिडीज जी का प्रिंसिपल दोहराओगे तो जो बायोंड फोर्स होती है ये बराबर होती है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के। जो बायोंड फोर्स होती है ये बराबर होती है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। कितना फ्लूइड आपने डिस्प्लेस किया है। तो भैया जो बायोंड फोर्स अगर 2 न्यूटन है तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस भी 2 न्यूटन आएगा। कितना सिंपल, लेकिन एक नए फॉर्मेट का क्वेश्चन है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन पहली बार देखा हो और कुछ ने देखा भी हो, लेकिन नए फॉर्मेट का सवाल है। ठीक है। अ गर्ल इज कैरिंग अ स्कूल बैग जिसका वजन 3 kg है ऑन हर बैक एंड मूव्स 200 मीटर ऑन अ लेवल रोड। द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। बड़ा गहरा सवाल है और अक्सर इस सवाल में बच्चे गलती करते हैं, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं और अपना काम करते हैं। भैया एक लेवल रोड, एक सीधी रोड पे एक लड़की जो है वो चल रही है, यहां पे इसकी चोटी बना देते हैं, ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए। अब उसने एक बैग कैरी किया हुआ है, एक बैग कैरी किया हुआ है। ये एक लड़की का बैग है जो कि 3 किलो का है। ये एक लड़की ने बैग कैरी किया हुआ है जो कि 3 kg का है। अब आप बताओ मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रही होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगती है नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है नीचे की तरफ। क्यों सर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात क्यों कर रहे हो? मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ही बोला है। और लड़की जा ऐसे रही है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। कितने मीटर का हो रहा है? 200 मीटर का हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90। और जब भी एंगल 90 डिग्री होता है वर्क डन 0 डिग्री और 0 होता है। अगर एंगल 90 से बड़ा होता है
ऑब्ट्यूज होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, 90 से छोटा होता है तो एक्यूट एंगल पे वर्क डन पॉजिटिव होता है, और 90 पे वर्क डन 0 होता है। ठीक है, फॉर द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, इट कैन बी इन्फर्ड दैट, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीधा जा रहा है, इसका मतलब है इनकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इसे क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन, है ना, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। अब पार्टिकल ये यानी सर्कुलर पाथ, ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, इसका आंसर सबको पता होगा। एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस हमारे पास r है, तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा जब वो आधा चक्कर काट लेगा। यहां से उसने शुरू किया और चक्कर काटते 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 वो यहां आ गया, तो भैया यहां उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां उसका एंड पॉइंट है, तो ये उसका क्या हो गया भैया, ये हो गया क्या उसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये r है तो ये भी r है, तो जब भी आधा चक्कर काटते हैं डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर होता है, और डायमीटर 2 इंटू में रेडियस रहता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, डन है। चलिए हाँ, अब ये भी कन्वर्जन वाले भी क्वेश्चन एक तो पक्का है। मैं देखो, मैं यहाँ पे आसान या मुश्किल सवाल लेके नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे लेके आया हूं जो एग्जाम में आते हैं। अगर आपको आसान लग रहे हैं, जैसे कि ये सवाल है बहुत आसान है, तो अच्छी बात है, मुश्किल लग रहा है तो मेहनत करो, लेकिन ये सवाल ही आपके एग्जाम में आएंगे, सच्चाई है जीवन की। 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 के अंदर 25 ऐड करेंगे, 273 के अंदर 38 ऐड कर देंगे, और 273 के अंदर 66 ऐड कर देंगे, तो 6 ये आ गया, 9 ये हमारे पास आ गया 3, तो 339 केल्विन आ गया। अब 339 केल्विन देखा, अच्छा देखो मुझे नहीं पता था कि देखो आगे वाले में क्या, देखो 298 है, 298 है, 298 है, 311 है, 310 है, तो मैं इंटेंशनली काम नहीं किया, मैंने तो तुक्के की बात है कि सबसे पहले 66 को कन्वर्ट किया जो एक ही में ही है। बाकी ठीक है, हम वेरीफाई भी करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल चुका है, पर हम फिर भी वेरीफाई तो करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाता है, यहाँ हमारे पास 1 आ जाता है, यहाँ हमारे पास 3 आ जाता है, यहाँ हमारे पास 8, 9 और 2 आ जाता है, जिसका मतलब है ए आंसर रेक्टिफाई हो जाता है, बट हमें पहले ही आंसर मिल गया, तुक्के की बात थी वो। ठीक है ना, चलो डन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ये देखो इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। अभी पीछे वाले H2S में हमें गिवन नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमें कार्बन और हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन का मास गिवन है, तो अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16, इंटू में 2 दे रखा है, ऐड करके 44 आंसर हमारे पास आ जाता है, 44 आंसर हमारे पास आ जाता है। सिंपल सा सवाल है, चलिए डन। Which of the following contain 18 इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से किसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं? Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहां पे Cl माइनस लिखा हुआ है, माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। O के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है, तो इसके पास भी 10 हो गए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल 2 हो गए। हमसे क्या पूछा है, 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन माइनस के पास है, सल्फर -2 होता है, पोटेशियम +1, मतलब और भी लोग हैं, लेकिन इन 4 में सिर्फ Cl माइनस है जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन के पास अपने आप में 18 इलेक्ट्रॉन है। एमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला अगेन सीधा भी याद हो सकता है आपको, लेकिन एमोनियम अरे हाँ, लेकिन एमोनियम के लिए हम लोग लगाते हैं NH4 और सल्फेट के लिए हम लोग लगाते हैं SO4। अब एमोनियम की वैलेंसी होती है 1 और सल्फेट की वैलेंसी हमारे पास होती है 2। इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो बाहर हमें लगाना होगा स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां पे आ जाएगा SO4, तो फॉर्मूला आ गया NH4 ट्वाइस SO4। है कोई NH4 ट्वाइस SO4, NH4 ट्वाइस SO4, सही है, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ भाई, क्या है सवाल, अच्छा लग रहा है देखने में। A student heats 25 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट A with 50 ग्राम ऑफ B, तो A का उसने 25 ग्राम लिया और B का उसने 50 ग्राम लिया, ठीक है। He obtains 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट C, तो जो C मिला वो 50 ग्राम मिला, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक जो है वो, अच्छा, एंड रिकवर्स 25, बहुत ही प्यारा सवाल है, लाजवाब सवाल है बच्चों। और हुआ क्या कि जो B था
वो 25 ग्राम अनरिएक्टिव रहा, यानी कि हमने ले तो 50 लिया था लेकिन 25 रिएक्ट ही नहीं हुआ, यानी 25 ही रिएक्ट हो पाया, बाकी 25 बच गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज कंफर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन सा लॉ कंफर्म होता है? तो आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि टोटल मास जो हमने रिएक्टेंट का लिया 25 और 50 लिया था, लेकिन रिएक्ट सिर्फ 25 ही हुआ है। देखा जाए तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन भी लागू हो रहा है, लेकिन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन अक्सर तब लागू होता है जब हम दो अलग अलग डेटा को लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग होने वाले हैं, बट हाँ क्वेश्चन काफी अच्छा है। 25 ग्राम के साथ 25 ग्राम रिएक्ट हुआ, तो 25 और 25 50। शुरू में आपको भले लग रहा होगा कि यार ये तो 50 लिया हुआ है, तो 50 और 25 75 होना चाहिए, बट 25 तो रिएक्ट ही नहीं हुआ। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, हाँ अरे ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रपोर्शन दोनों लागू हो रहे हैं। मुझे ये डर था ये ऑप्शन ना हो तो क्या होगा, बट ये ऑप्शन है। डन। ये भी एक बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। क्या सवाल कह रहा है? देखो सवाल कह रहा है कि अगर मैं क्या करता हूं, इफ द, हाँ जी बाबू कितने बजे होती है? हाँ तो 6:15 अभी तो समय है बाबू। ठीक है, हाँ जी, वो कुछ बच्चों के यहाँ पे क्लास होती है तो वो आ गए होंगे, बस हमारा काम खत्म ही होने वाला है। इफ द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ मेटल M, अब एक M है जिसका फॉर्मूला बन रहा है MCl3, फॉर्मूला बन रहा है MCl3, सही है। इसका मतलब है M की वैलेंसी 3 रही होगी क्योंकि Cl की वैलेंसी 1 होती है, ये समझो अब। ठीक है, अच्छा, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द फॉस्फेट, अब अगर यही फॉस्फेट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा? तो हमने ये तो समझ लिया कि इसकी वैलेंसी 3 है और फॉस्फेट की वैलेंसी भी 3 होती है, समझते हो? तो क्या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा? हाँ ये कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला बन जाएगा MPO4, फॉर्मूला बन जाएगा MPO4 यानी कि D, क्योंकि इसकी वैलेंसी अगर 3 हो गई तो फॉस्फेट की भी 3 ही होती है, वो कैंसिल हो जाएगा। डन। चलिए, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक क्वेश्चन का गिवन है, एक्सेलरेशन निकालो। मैं ग्राफ वाले क्वेश्चन में इससे पहले एक और सवाल लेके आने वाला था जो बहुत आसान था, फिर मैंने उसको हटाया और इसको डाला। उस ग्राफ में ग्राफ की शुरुआत ओरिजिन से हो रही थी, लेकिन ये ग्राफ की शुरुआत ऊपर से हो रही है, ग्राफ दिख रहा होगा आपको, इसलिए मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, तो मैं इसको डाल के लाया। अब एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में, ये अच्छी बात है। अब एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ ग्राफ, एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और स्लोप का मतलब होता है हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ ग्राफ, है ना भाई। अब ग्राफ की हाइट कितनी है, तो अगर आप देखोगे तो ज्यादातर बच्चे यहां पे 20 ले लेते हैं, बट हाइट 20 नहीं है, 10 से शुरू हो रहा है, 20 पे खत्म हो रहा है, तो भैया 10 से 20 की हाइट तो 10 ही होती है ना, बस ये गलती बच्चे अक्सर करते हैं। लेकिन बेस तो पूरा का पूरा 4 ही है, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ए आंसर है। ठीक है जी, चलिए। अ कार ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, एक गाड़ी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 मिनट में कवर करती है ना, एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। एंड ऑन द रिटर्निंग जर्नी, ऑब्वियसली बात है अगर वो वापस आई है तो सेम डिस्टेंस उसने चला होगा, लेकिन वो 15 मिनट में कवर करती है। ठीक है ना, तो टाइम लगा है 15 मिनट। तो यूनिट्स बहुत अजीब हो रखी हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा यूनिट्स को। तो यहां पे क्योंकि आंसर मीटर पर सेकेंड में है, तो डिस्टेंस हो गया 3000 मीटर और टाइम हो गया हमारे पास 600 सेकेंड, है ना। इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसको 60 से, और यहां पे हमारे पास हो जाएगा 3000 मीटर ही, लेकिन टाइम हमारे पास हो जाएगा कितना, 15 इंटू में 5, 450 आ गया ना, 450 सेकेंड्स। नो सॉरी, माय बैड 450 क्यों आएगा, माय बैड, 15 इंटू में 6, तो ये आ गया हमारे पास 6, 5, 30, तो 900 सेकेंड, सॉरी थोड़ी मैथ्स कमजोर मेरी, 900 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस, तो 3000 और 3000, 6000 हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम कितना आ गया, 900 और 600 विच इज 1500 आ गया। हाँ, तो 2 0 से 2 0 काट दिए, इसको इससे काट दिया तो 4 आ गया,
तो 4 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन में पता नहीं आपने मेरा वन शॉट देखा है कि नहीं मोशन चैप्टर का, मैंने वहां पर चिल्ला चिल्ला के एक बात बोली है, चिल्ला चिल्ला के, कि बेटा आपको अपने जीवन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है, वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ठीक है। N715 N816 आर पेयर ऑफ, क्या ये आइसोटोप्स है? नहीं। आइसोबार्स है? नहीं। आइसोटोन्स क्या होता है? हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ना पता हो कि आइसोटोन्स क्या होता है। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आइसोटोप आइसोबार तो ये नहीं है, क्योंकि अगर आइसोटोप होते तो इनका मास नंबर अलग होता, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता नहीं है। आइसोबार होते तो इनका मास नंबर सेम होता और एटॉमिक नंबर अलग होता, वो भी नहीं है। आइसोटोन्स तो भैया 15 माइनस 7 8 है, और 16 माइनस 8 8 है, यानी कि इनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, और जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उन्हें आइसोटोन्स कहते हैं। ये नई चीज सीखी होगी आप में से बहुत सारे बच्चों ने, इसी बात पे सेशन लाइक हो जाए भैया, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर? स्टेट ऑफ मैटर के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस के पार्टिकल वेरी लेस, ये बात तो बिल्कुल सही है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा ग्लो करता है स्पेशल कलर से, बिल्कुल सही है। बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म्ड बाय हीटिंग, नहीं नहीं नहीं, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट तो बहुत ठंडी स्टेट होती है, तो डी आंसर जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है। किसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था? जे थॉमसन जी ने ही, जिन्होंने एटम का सबसे पहला स्ट्रक्चर दिया था, उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ एटम एंड इट्स एटॉमिक सिंबल? कितना आसान सवाल है, लेकिन अक्सर फास्फोरस और पोटेशियम में बच्चा कंफ्यूज होता है। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है। सल्फर का एस होता है तो ये गलत है, पोटेशियम का पी होता है, ये सही है। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया, सॉरी। पोटेशियम का के होता है तो ये गलत हो गया। फास्फोरस का पी होता है तो ये सही है। सोडियम का Na होता है तो ये गलत हो गया, तो आंसर हमारे पास सी हो जाता है। डन। टिंचर ऑफ आयोडीन में कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? ये सवाल बहुत आता है पेपर में। तो टिंचर ऑफ आयोडीन में हम हल्का सा चुटकी भर आयोडीन डालते हैं। किस में डालते हैं? एल्कोहल में डालते हैं। तो हमारा आयोडीन कौन हो गया? सॉल्यूट, और एल्कोहल कौन हो गया? सॉल्वेंट। तो आयोडीन इज सॉल्यूट एंड एल्कोहल इज सॉल्वेंट, ये भैया ठोक बजा के आंसर है। चलिए। When water at 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज टू फॉर्म आइस, अगर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे और आपने बर्फ जमा दिया तो वो टेम्परेचर तो 0 ही रहेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, याद होगा। एट सेम टेम्परेचर, तो आपने हीट खींची होगी या हीट दी होगी? तो अगर आप बर्फ को पानी बनाते हो तो हीट देते हो, लेकिन जब आप पानी को बर्फ बनाते हो तो हीट खींचनी पड़ती है ताकि वो लेस एनर्जेटिक हो जाए। तो when water at 0 डिग्री सेल्सियस freezes to form ice, absorb some heat या release some heat, तो ऑब्वियस बात है आपको उससे हीट खींचनी होगी, तब जाके वो, क्योंकि रिलीज आपको खींचनी है या वो रिलीज करेगा, एक ही बात है, तब जाके वो कन्वर्ट होगा। डन है जी। तो यहां पे हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज आज खत्म होते हैं। ईमानदारी की बात है कमेंट सेक्शन में बताने कितने एमसीक्यूज आपके इनमें से सही हुए और कितने नए एमसीक्यू आपने सीखे। बाकी ऐसा ही सेम सेशन आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 2 या 3 दिन में अपलोड होगा साइंस का, उसको भी जरूर देखिएगा। बाकी आप सबके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और ये सारे क्वेश्चन रिपीट करना अगर नहीं किए तो थैंक यू।